Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video that is class 8 NCERT's chapter number 3 Why do we need a parliament from civics book. So guys, part 1 आ चुका है वीडियो का, देखना है तो देख सकते हैं. आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो फॉर्मेलिटीज हैं सभी पूरी कर देना, एंड जो खुश करना था तो सब कुछ कर देना. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एंड देन पढ़ा था लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में. लोअर हाउस होता है लोकसभा, जिसमें 545 MPs में हम सेलेक्ट करते हैं, एंड आउट ऑफ विच 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. फिर सेकंड वन इज द अपर हाउस, जिसको राज्यसभा बोलते हैं, जिसमें 245 टोटल सीट्स या फिर जो MPs का प्लेस होता है वो होता है, एंड इसमें 12 नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट. ये सभी चीज़ों को डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वट दे आर, वो क्या उनका प्रोफेशन होता है जो उनको प्रेसिडेंट चूज करते हैं. सो गाइस, सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट. तो ये सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं. डिस्कस कर चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. सो गाइज, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं क्रिएटेड आफ्टर 1947. सो गाइज, मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, ये हमने जो पहला पार्ट कर दिया उसके बाद ही आया होगा, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 में बन गया था. वो था डेट था 26 नवंबर. सो बेसिकली मेरा बर्थडे आता है, मुझे याद है 26 नवंबर वाले दिन ही हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन गया था, तभी याद है मुझे. सो गाइस, 1949 में यानी 26 नवंबर 1949 में बन गया था. एंड लागू कब हुआ था आपको बता देना चाहूँगी. ओके, लागू हुआ था 26 जनवरी, जिसको हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं. 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया था. अब 1947 के बाद ही ना 1950. सो बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन है, एक सिंबल है फेथ का, लोगों के विश्वास का, कि जो हमारे डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं. अब डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल क्या है? हमारा पार्लियामेंट की, हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक एक्सप्रेशन है कि जो लोग हैं उनको डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत हैं, जो उसके की फीचर्स हैं, उसके ऊपर पूरा भरोसा है. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन गवर्नमेंट बाय कंसेंट. तो डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में होना, और जो सरकार बनती है उसमें लोगों की पूरी सहमति यानी कंसेंट होना. कंसेंट हो गया सहमति, या जो लोग उसे एग्री करते हैं. द पार्लियामेंट इन सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें उसके पास बहुत सबसे ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है. एंड रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे हमें लीड करता चला जा रहा है, हम ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ही लोगों को शो कर रहा है बाकियों के सामने. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जैसे पार्लियामेंट के हमारे इलेक्शंस होते हैं, सेम टू सेम होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के भी. सो गाइस, क्लास 7 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में. स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आप अपनी 7 की बुक में फटाफट से झपाक मार के ले आइए और उसके बाद फटाफट से उसे पढ़ लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा. एंड वही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के जैसे ही होते हैं. लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. सो गाइस, 2014 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद कब हुए थे आपको पता ही होगा. सो आफ्टर 5 years द इलेक्शंस आर डन. तो 2019 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यू बने थे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, न्यू नहीं मतलब वही वाले थे, पर वापस इलेक्शन के बाद बने थे ना. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41. सो गाइस, पेज नंबर 41 पे धबक से चलते हैं हम लोग जंप करते हुए. कहाँ चला गया? पेज नंबर 41. ओके, सो ये है पेज नंबर 41 का मैप. एंड ये जो पेज नंबर 41 का मैप है ये हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे इंडिया में. सो चलिए देखते हैं. जनरल यानी कि हम लोग आ गए, जैसे कि हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, पता चल गया ना जो जिनका रिलीजन हो गया. फिर शेड्यूल SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स. अब जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में आपको बताती हूँ, शेड्यूल कास्ट में हमारे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जिनमें, जैसे कि जिनको हम लोग बोलते हैं अछूत
है या ऐसा है कुछ भी है, पर ऐसा होता नहीं है, हमें नहीं मानना चाहिए। पर उनके लिए सीट्स को रिजर्व इसलिए किया गया है ताकि कोई डरा धमका के उनके वोट को मतलब ये ना कर सके कि भाई तुम वोट मत दो या ऐसा मत करो या वैसा मत करो, ताकि वो अपना जो राइट है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो गाइज यहाँ पे जो जनरल यानी कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीट जनरल लोगों के लिए हैं, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ट्राइब्स में कौन से आ गए? गुज्जर्स, बकरवाल्स, गादीज, लवादीज, वन गुज्जर्स गुजरात में होते हैं, ये सभी आ गए। ठीक है, चलिए फिर से हम अपने ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे पहुंच गए हम लोग और हमने पढ़ लिया द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। हमारी पेज नंबर 41 पे देख लिया। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी करके एक पार्लियामेंट का मेंबर चुना जाता है। जैसे कि हमने पिंक वाला पढ़ा था, तो जो एक ऐसे चिंदू सा पोर्शन था पिंक वाला, उसका एक एमपी चुना जाएगा, 1 MP। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो एक एमपी उसका चुना जाएगा। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सो गाइस जब तक ऑपोजिशन ना हो तब तक तो भैया हम हिंदुस्तानियों के मतलब ये क्या है कि मतलब जब तक ऑपोजिशन ना हो तब तक तो हम छोड़ने नहीं वाले। सो गाइस ऑपोजिशन एक मेन चीज़ होती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्टेस्ट होता है, हमारा जो कॉम्पिटिशन होता है, वो ज़्यादातर इलेक्शंस का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के बीच में होता है। जैसे आजकल के राजनीतिक दल कौन कौन से, भाई मुझे बता दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में से बता देती हूँ। सबसे पहले है बीजेपी। सो बीजेपी इज अ वेरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी, बहुत चर्चा में है क्योंकि बीजेपी ने मतलब आधे से ज़्यादा स्टेट है ना हमारी इंडिया के, उसके ऊपर इस वक्त अपना वो डेमोक्रेसी के थ्रू दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट्स। उसके बाद है कांग्रेस, बीजेपी के बाद है कांग्रेस, जिसको और हम क्या बोल सकते हैं? एनसीपी। ओके कांग्रेस, सो जिसको हम बोल सकते हैं एनसीपी। गाइस बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। सो इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट्स ऑफ 17th लोकसभा इलेक्शंस मई 2019। मई के इलेक्शंस हैं जो 2019 में हुए थे, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने थे। सो गाइस क्या है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के पास इतने एमपीज थे यानी 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 52, द्राविड़ा मुंड्रा खासगम के 24, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर दिया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, युवा जना श्रमिका यूथू कांग्रेस पार्टी। जो बहुत मतलब रीजनल पार्टीज आई यहाँ पे। तो मेरे को जहाँ तक याद है जो मेजर हमारी जो नेशनल पार्टीज हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई होगी, सीपीएम होगी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, एंड देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गया यानी एनसीपी हो गया। सो ये मेजर लगती हैं। बाकी सारी की सारी रीजनल पार्टीज में हर बार क्या बोलती हूँ, बाकी सारी की सारी रीजनल पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल गाइस आम आदमी पार्टी भी एक रीजनल पार्टी है, बट इसके भी इतनी सीट्स नहीं थे। जैसे कि मैं बता देती हूँ 4 सीट्स थे। वेट फॉर वाइल गाइज यहाँ पे उनका कहना उन्होंने दिया होगा नाम भी। सो गाइज आम आदमी पार्टी के मुझे लगता है जहाँ तक 4 ही थे। आम आदमी पार्टी। सो गाइज यहाँ पे 4 ही थे मुझे लगता है जहाँ तक उसके। तो 4 सीट्स थे 2014 के हमारे जो इलेक्शन थे। सो गाइज यहाँ पे इन्होंने 2019 के दिए हुए हैं, मैं आपको 2014 का बता रही हूँ। हाउ ग्रेट आई एम। सो गाइज 2019 के इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमारे 17th लोकसभा इलेक्शन से 2019 में इनके एमपीज के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया। आजकल तो आम आदमी पार्टी भी काफ़ी चर्चा में है। यूज द टेबल अलॉन्ग साइड टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो सबसे पहले तो क्या है कि सरकार किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी, जो कि बन भी चुकी है। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एंड वाई ये तो बताइए है। हु विल प्रेजेंट फॉर डिस्कशंस इन द लोकसभा? ऑल ऑफ दीज एमपी, जिन भी दिए हुए हैं सभी के सभी आएंगे। इज दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रेड इन अबाउट क्लास 7th? या इट्स एब्सोल्युटली सेम। चलिए वापस से चलते हैं अगले पेज पे। अब ये इन्होंने 15th वाले दिए हुए हैं और अलग अलग करके दिया हुआ है। 15 लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2009। दीज इलेक्शंस द आईएनसी गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स। बट सो गाइस ये हमारे आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, इसको रीड करने की तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है। ये वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम। तो गाइस जब एक बार इलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ जिस तरीके से हम ये एमपीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना, ये जो एमपीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जब ये एक बार इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये तो इलेक्टेड हैं, इलेक्ट हो जाते हैं तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज़ बन जाते हैं। एंड दीज एमपीज़ टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। फिर ये पार्लियामेंट पूरा मतलब मिलजुल के बनाते हैं। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इनको सरकार थोप दी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अब हमारे ऊपर चढ़ेंगे, नहीं, हम उनके ऊपर चढ़ेंगे, हमने उनको पावर दिया है। सो गाइज क्या था पहले? पावर। अब हमने उनको अथॉरिटी में लाया, हमने उनको पावर दिया। दैट सिंपली मीन्स दैट वी हैव गिवन देम द पावर एंड अथॉरिटी एंड वी आर एबल टू आस्क फ्रॉम देम कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। सो यही है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा बता दिया था मैंने कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा यानी कि अपर हाउस
पहले तो लोअर हाउस आएगा, फिर आएगा अपर हाउस. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. जब लोकसभा इलेक्शंस हो जाते हैं फिर उसके बाद एक लिस्ट निकाली जाती है, जैसे कि हमने ये वाली लिस्ट पढ़ी थी कि मतलब कितने एमपीज एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. अब मेजोरिटी मतलब कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. जैसे कि हमारा नंबर ऑफ एमपीज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है हमारे 15th लोकसभा इलेक्शंस के बारे में. सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ये तो 2009 के इन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पास 206 हमारी जो एमपीज उनके साइड में है. ठीक है, तो जो भी मेजोरिटी में, जैसे पहले हमने पढ़ा था तो 303 थे भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जो भी मेजोरिटी में आएगा जिसके सबसे ज़्यादा मतलब एमपीज होंगे वही अपनी जो सरकार है वो बना पाएगा. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, यानी कि 543 हम इलेक्ट करते हैं और 2 हैं एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड जो कि जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. मेंबर्स इन लोकसभा कितने हो गए टोटल 545 टू हैव अ मेजोरिटी. तो मतलब कि इतनी होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप मेजोरिटी चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए, जैसे 275. तो गाइस अब आप बोलोगे कि 2009 में तो सरकार आई थी मनमोहन सिंह जी की. सो हमें ये बात बताइए जनाब कि 2006 जो है 206 जो है क्या ये हाफ है 543 का? नो, क्योंकि 543 का हाफ क्या था 272. सो अब कैसे बनेगा इसके बारे में पढ़ेंगे. द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन फॉर्म. सो गाइज अब कोलिशन क्या होता है, कोलिशन क्या होता है अब ये पढ़ेंगे. गाइज आपने यूपीए के बारे में सुना होगा, एनडीए के बारे में सुना होगा. मैं पहले जब छोटी होती थी व्हेन आई वाज इन अप्रोक्सीमेटली 2nd और 3rd क्लास, तो जब मैं वोट मेरे पापा को आती थी वोट सुनने की, तो मतलब जब भी वो वोट वगैरह उनके मतलब जहाँ पे इस वक्त वो आता है ना पूरा वो जो बताते हैं पोलिंग वगैरह, तो मैं सोचती है कि एनडीए कौन है, मतलब एनडीए नाम की मैंने कोई पार्टी नहीं सुनी है, पता नहीं कौन सी पार्टी है, यूपीए कौन है. सो मैं सोचती थी पहले, फिर मैं बाद में मेरी हाई क्लासेस आई तो मेरे को पता चला यार कि ये जो है ये कोलिशन से बनती है पार्टी वही है, लेकिन कोलिशन से बनी थी तभी मैं सोचती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे ये तो उस वाली पार्टी में थे, लेकिन इनकी तो ये वाली पार्टी है. सो ये बहुत ज़्यादा मेरे को कंफ्यूज करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल मतलब प्रसन्न होगी क्योंकि मुझे समझ आ गया. द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी. अब जो लार्जेस्ट है, सो गाइज यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि जो लार्जेस्ट है यानी भारतीय जनता पार्टी, तो 2009 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिशन में कौन था, भारतीय जनता पार्टी थी. यहाँ से पता चल रहा है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट जो रूल को इम्प्लीमेंट करेगा. अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, बनाएगा. रूल को इम्प्लीमेंट किसने करना है, एग्जीक्यूटिव ने करना है. द एग्जीक्यूटिव एज यू रेड इन चैप्टर 1 इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, बजट पास किया, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब ये किसका काम है देखना कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है. दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव होगी. गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवा देना. उसके आगे जो भी जुडिशियल वर्क होगा जो यानी कि हमने प्रॉपर देखना, स्ट्रिक्टली उसको करना कि भाई अगर कोई उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, ये सब कुछ देखना. तो वो किसका काम होता है, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि IAS आ गए, IPS आ गए, SPDC जो भी है मतलब. ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी. लोकसभा तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो लीडर होंगे रूलिंग पार्टी के, जैसे कि प्रेजेंट कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं. So from the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. हर भी दिया हुआ है, हिम भी कर सकते हैं आप लोग. So बोलते हैं MPs वो होते हैं जो कि एक पार्टी मतलब जिस पार्टी का MP होता है वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा कि उसके साथ कौन कौन काम करेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का था तो होम मिनिस्टर जी, होम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे उनका नाम रखा हुआ है, लेकिन उसे तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को के ऊपर ये डिसीजन होता है कम्प्लीटली कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं. अगर होम मिनिस्टर वो चाहते तो राजनाथ सिंह जी को भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको बनाया, अमित शाह जी को बनाया. सो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किसके साथ काम करना है. दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज अवर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर. सो गाइज मैं बता दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में कि कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर. ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा जो रिसेंटली थोड़ा भी पीछे
थोड़ा सा पीछे जाएंगे, चिंदू सा पीछे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिफिकल्ट होता है मेजोरिटी बनाना। जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर वाले टेबल में कि जो हमारी कांग्रेस थी उसके पास 206 MPs थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थे मतलब वो भी मतलब वो सरकार बनाने के लिए। सो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोलेशन करना पड़ेगा, यानी उनको अपने साथ कुछ और MPs को जोड़ना पड़ेगा। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म what is known as coalition government। क्लास 6th-7th में भी पढ़ा था हमने कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। इफ़ यू हैव नॉट रेड तो फटाफट से बुक को खोलिए और झांक लीजिए उसमें। तो गाइज ये था अभी तक का हमने जो पढ़ लिया था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो इन्होंने यही बताया हुआ है, क्या किया है, द 2 buildings ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट द साउथ ब्लॉक एंड द नॉर्थ ब्लॉक फॉर बिल्ड ड्यूरिंग द 1930s। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ साउथ ब्लॉक, लेफ्ट में यानी कि मतलब क्यों ये है साउथ ब्लॉक, ये है नॉर्थ ब्लॉक। ये इन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं। एंड वी गोना रीड नेक्स्ट नाउ। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के नाम से पता चल रहा है राज्य यानी स्टेट। तो ये क्या करता है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट्स का। अब भाई मैंने एक चीज़ नहीं आपको बताई, गेस कीजिए क्या। मैंने नहीं बताया कि जो मैंने तो आपको ये बता दिया ना कि जो राज्यसभा होती है सॉरी जो लोकसभा होती है उसमें कैसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में कैसे सिलेक्ट करते हैं ये चीज़ तो हम भूल गए। सो राज्यसभा में सिलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ MLA। सो जो MLAs होते हैं उनके बीच में वोटिंग होती है और वो सिलेक्ट करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनने वाला है द राज्यसभा। सो बोलते हैं इस प्राइमरी एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यसभा में। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल रिक्वायर टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। सो गाइस जो राज्यसभा होती है वो सभी मतलब जो हमारे लॉ लेजिस्लेशन यानी कोई लॉ बनाना वो या कोई बिल जो वो चाहती है पास हो वो पास करवा सकती है। लेकिन क्या होता है कि उसको अगर मतलब उसको लोअर हाउस से भी पास होना पड़ता है। अगर गाइस वो राज्यसभा हर एक बना सकती है, लेकिन मनी बिल कैन नॉट बी मेड। ठीक है, कोई भी मनी बिल होगा वो नहीं बना सकता, उसको पास नहीं कर सकता है राज्यसभा। इट देयरफॉर हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ अल्टरेशंस आर रिक्वायर्ड। सो गाइस क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी लोकसभा से कोई बिल पास हो कि जब राज्यसभा में जाता है तो कई बार उसमें कुछ चेंजिंग्स लाई जाती हैं, क्योंकि अगर वहाँ के MPs को लगता है कि हमारे स्टेट के लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं या उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करते हैं उनमें अल्टरेशंस यानी कुछ काट देना, कपड़े को अल्टर करते हैं ना, जैसे भाई हमारा ये कपड़ा खुला था हमने उसको ऐसे कर दिया, कट कर दिया, वैसे ही मतलब थोड़ा कट कर देते हैं। द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, देन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो हमारे मतलब मेंबर्स होते हैं यानी जो MLAs होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA वो होते हैं। सो वही वो मतलब अपना सेलेक्ट करते हैं कि हमें किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। सो 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और 233 याद है ना कौन से होते हैं, राज्यसभा वाले। ओके, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड till this one. Now next, to control, guide, inform the government. The parliament violent session begins with a question hour। तो एक क्वेश्चन और होता है, वैसे तो नहीं होता, बिना ऑपोजिशन के कुछ भी चल जाएगा बड़। तो गाइस ऑपोजिशन का होना जरूरी है पार्लियामेंट में, पढ़ेंगे वो क्यों है। हम तो बोलते हैं ना ये क्या ये मतलब ये क्या गंद डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, क्यों ऐसे करी है ये गवर्नमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथली काम चले, लेकिन असल में काम स्मूथली कब चलेगा जब ऑपोजिशन भी होगी। तो जो पार्लियामेंट है जब वो सेशन में होता है तो वो क्या करता है, क्वेश्चन और होता है, यानी उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन और है ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे जो MPs हैं वो कैन इलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्ट का मतलब हो गया गेट यानी कि निकालना लेना, वो ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट गाइस हम ये भी तो सोच सकते थे ना उनकी माइनॉरिटी थी। तो गाइस मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मेजॉरिटी के बिना कोई भी लॉ पास करना बिल पास करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारा आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर का। सो गाइस उसमें क्या हम देख रहे थे कि जो आर्टिकल 370 था उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था अगर वो उस टाइम पे करते जब वो पहली बार आए थे, व्हेन दे केम फर्स्ट टाइम इन 2014। लेकिन उन्होंने 2019 में फाइल नहीं किया क्योंकि दे हैड द मेजॉरिटी बोथ इन द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल। उनके पास राज्यसभा में भी अच्छे खासी मेजॉरिटी थी और लोकसभा में भी थी। और मैंने बताया कि कोई भी जो बिल है वो जब पास होता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होना पड़ता है, तब जाके वो इंप्लीमेंट होता है। तो दैट वाज द रीजन एंड बहुत ज़्यादा लोग इसमें होते हैं कंफ्यूज, बट आई वाज आल्सो कंफ्यूज, तभी बता दिया मैंने। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट मतलब एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करता है, यही सब कुछ है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल्सो कम्स टू नो
नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। तो बोलते हैं जब मतलब जो एमपीज हैं, अब सीधी सी बात है, जो अपने उनके होंगे वो तो नहीं इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, जो अपोजिशन में होंगे वो पूछेंगे। अब अपोजिशन वाले क्या बोलेंगे, अबाउट देयर शॉर्ट कमिंग होगी कमी, उनकी कमी पेशी के बारे में, और पूछेंगे कि आपका मतलब कि वो बताएंगे उनको कि लोगों के क्या विचार हैं आपकी इस रिप्रेजेंटेशन के प्रति। ओके, आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, एक अच्छा टास्क है, क्योंकि इससे आप गवर्नमेंट को और ज़्यादा अलर्ट कर सकते हो और वो अच्छे से वर्क कर सकती है सरकार हमारी पूरी जनता के लिए, फॉर द पब्लिक। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक एक अपोजिशन नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी प्रॉपरली नहीं चल सकती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज। आपको पता है अपोजिशन ज़्यादातर क्या करती है, ड्रॉबैक्स को निकालती है। थोड़ी सी क्या छोटी चिंदी सी गलती हो गई ना, इतनी और जितनी गलती हो जाएगी अगर रूलिंग पार्टी से, तो जो अपोजिशन होती है वो हमेशा उनको बोलती है कि भाई तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो इससे जो हमारी मतलब रूलिंग पार्टी है वो हमेशा अलर्ट रहती है और वो अपने काम को और ज़्यादा डिटरमाइनिंगली करती है, डिटरमाइंड होकर करती है। एंड वही है कि ये सभी कारण हैं कि अपोजिशन का भी बहुत ज़रूरी, अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन और एक अच्छी खासी डेमोक्रेसी बनी रहे। अब चलिए, दे हाईलाइट ओके एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर ओन पॉलिसीज। मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट क्या फॉर देयर ओन पॉलिसीज। मोबिलाइज मतलब कि संगठित करना, इकट्ठा करना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो उनको चाहिए होती है वो अपनी पॉलिसीज मतलब अपनी जो पॉलिसीज है वो बनाते हैं। और रूलिंग पार्टी के कभी कभी तो वो अपोजिशन पार्टी वाले क्या करते हैं, उनके भी एमपी ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन आज ना पार्लियामेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, स्कीम्स की कवरेज, आप क्या पूरी जो कवरेज है स्कीम मतलब जो जैसे मिड डे मील वगैरह का आप इनको कवर कर रहे हो। विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट वेयर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू coverage various schemes and policies for children in the country, if so the details thereof, and if not the reasons therefore. So guys, यहाँ पे हम देख सकते हैं, I would like to highlight the question first of all. So guys, we can see here कि किस तरीके से एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा है मनोज रजौरिया ने, और उन्होंने क्या पूछा है उसका आंसर ही उन्होंने दिया है। सबसे पहले है कि वो कर रहे हैं, मतलब कि वो जो भी उन्होंने बोला कि भाई हम कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको मैं पूरा रीडिंग करना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम हेयर इन दिस क्वेश्चन। तो गाइस, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेशन है मिनिस्टर्स का, डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो स्टेट्स में हो यूटीज में हो, वो एक अच्छा खासा कलेक्टिव एक्शन है। और जो भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स यानी जहाँ जो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं उनको मतलब वो मतलब कि अच्छे खासे जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, यानी कि कवरेज हो रही है प्रॉपर स्कीम्स की और पॉलिसीज़ की जो कि पहले से बनाई गई हैं। और जो नेशनल प्लान है एक्शन का 2016 वो क्या कर रहा है, 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं उन्होंने बताए हुए हैं। पहला सर्वाइवल, हेल्थ और न्यूट्रिशन, बच्चों को पूरा अच्छा खासा उनका जीवन व्यतीत होना चाहिए, उनकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, जिस तरीके से हमें कभी ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, कभी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, इवन नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स बट इन द प्राइवेट स्कूल्स टू। फिर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, फिर प्रोटेक्शन है, पार्टिसिपेशन है कि बच्चे प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन उन्हें मिल रही है और अगर मिल भी रही है तो किस टाइप में मिल रही है, वो डेवलपमेंट है क्या उसमें। उसके बाद आइडेंटिफाइज की प्रोग्राम्स, वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या मेन प्रोग्राम और स्कीम चलाए जा रहे हैं, पॉलिसीज क्या हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एज वेल एज स्टेक होल्डर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अब गाइस, स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, जैसे प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है या कोई भी है, वो हो गया स्टेक होल्डर्स। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग sought फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वो यही पूछ रहे हैं, मतलब कि वही पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या प्रॉपर स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हो, तो आंसर यही दिया गया है कि वी आर प्रॉपरली लॉन्चिंग ऑल द स्कीम्स। इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट 2 क्वेश्चन दैट वुड यू लाइक टू आस्क। तो गाइज, अगर मैं एक मेंबर होती पार्लियामेंट की, और माई परसेप्शन, एब्सोल्युटली माई परसेप्शन एंड सिनेरियो, तो मैं यही बात सबसे पहले तो उनसे पूछती कि डू यू बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। इफ़ यू बिलीव देन यू कैन गिव द रीजंस, एंड इफ यू डोंट बिलीव देन ऑल्सो अगेन गिव द रीजंस। सो गाइज, ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं पूछती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा जोर ना देके क्वांटिटी पे जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती क्वालिटी मैटर करती है। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं अगर पूछती तो यार मेरे माइंड में नहीं कुछ आ रहा। सो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले पूछती कि ऐसा क्यों है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग रिजर्व्ड सीट्स बनाई गई हैं, क्योंकि अब तो इक्वालिटी है, अब तो हर इंसान को मौका मिल रहा है, अब तो लोगों की सोच थोड़ी आगे आई है, तो ऐसा अब इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो काबिल इंसान है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। बिकॉज वी सी कि
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो काबिल इंसान होता है ना वो शायद जनरल कास्ट में होने की वजह से तो उसको सीट नहीं मिल पाती है, इवन दो इफ द शेड्यूल कास्ट द शेड्यूल ट्राइब इज नॉट दैट मच कैपेबल एंड उसके पास उतना कैलिबर नहीं है, फिर भी वो मतलब वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसकी सीट रिजर्व्ड होती है। तो दैट मे बी द रीजन कि मैं उनसे पूछती है क्वेश्चन। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन ऑल इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। तो गवर्नमेंट है उसको वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है उनके, आप क्या बोल रहे हो, सही है या गलत है, और जो मतलब जितने भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी से उनको बिल्कुल ऐसे चुंदी चुंदी करके बिल्कुल आंसर सही कर देना पड़ता है। In addition, in all matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial for the government. So guys, क्या होता है अगर एडिशन यानी और बात की जाए फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है लोगों ने, और लोग जो चाहते हैं वो पूरा जानना पड़ता है, पूरा उसका सर्वे करना पड़ता है, फिर जाके ही कोई लॉ अच्छे से पास हो पाएगा। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यही तरीका है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो किस तरह गाइड कर रहा है, बता रहा है गवर्नमेंट को उसकी कमियों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। द एमपीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो गाइस, एमपीज जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है कंट्रोल करने में, पार्लियामेंट को गाइड करने में, इन्फॉर्म करने में, उसको पूरा बताना कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इन्फॉर्म करना उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। ये सभी चीज़ें की एस्पेक्ट हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। सो आगे चलते हुए नेक्स्ट है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब लॉ मेकिंग के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लॉ मेकिंग। दैट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन नेक्स्ट चैप्टर इन डिटेल। ओके, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? Parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural members and also many from regional parties, groups and peoples that were till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. So guys, जैसे बताया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का पहले की बात अलग थी पर अभी की बात अलग है। So that's why my question was approximately like that from them. So पार्लियामेंट अब ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर इंसान को अपनी जागरूकता आ रही है और हर इंसान वोट करने भी जा रहा है, और बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई कब से सुनते आ रहे हैं। So guys, लोग हैं वो रूरल एरिया से भी आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी रहे हैं, और ग्रुप हैं वो पहले क्या मतलब वो लोग जो कभी वोट ही नहीं करते थे, जिनको कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करता था, आज वो भी उनको भी इलेक्ट किया जा रहा है पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी ना कि वो लोग वोट दे रहे हैं बल्कि लोग अपनी पार्टीज खुद की भी बना रहे हैं, स्पेशली द दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि ट्राइबल जो मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गई। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल बताया हुआ है कि किस तरीके से उनमें आया हुआ है। ओके, सो गाइस हम देख सकते हैं फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ, 10th जो भी सभी बताया। सो गाइस पहले हम देख रहे हैं कि टर्नओवर मतलब कि टर्न आउट की कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले 61 था, 61 रहा, फिर 52 पे चला गया, फिर 60 पे आ गया, फिर 64, 55, 57, 58, 66, 67। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 67 वाला है, और सबसे कम कौन सा है? 55.29 है, ये 8 लिख दिया मैंने। तो लुकिंग एट दिस टेबल, वुड यू से दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स हैज इंक्रीज, डिक्रीज, बीन स्टेबल आफ्टर इनिशियल डिक्रीज? सो मुझे लगता है बीइंग स्टेबल आफ्टर इनिशियल इंक्रीज आएगा, क्योंकि एक इनिशियल इंक्रीज हुआ, देखिएगा 61 के बाद थोड़ी डिक्रीज हुई, फिर उसके बाद बड़ी, फिर एक स्टेबिलिटी बनी आई। आई थिंक मुझे इसके बारे में कुछ श्योर आंसर नहीं आ रहा अभी मेरे दिमाग में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बोल रहे हैं कि अभी ये देखा गया है कि जो एक पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहा है कोई हमें, वो एक अच्छा सोसाइटी हमारी का एक रिफ्लेक्शन नहीं है। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस इज सेपरेट अस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। सो गाइस, जब हम देखते हैं कभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट कुछ है, कुछ का एक्सपीरियंस अलग है, हमारा कभी नहीं होता कि दिमाग और दिल एक चीज़ बोले, ठीक है, उसी तरह से इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, अनुभव और हम जो चाहते हैं वो हमेशा ही अलग अलग होता है। सो गाइस, ये बहुत ज़रूरी रहता है कि जो पहले से ही जिन सोसाइटीज़ को मार्जिनलाइज करना मतलब अलग कर देना अपनी सोसाइटी से, जिनको हम अलग करते आ रहे हैं, कि उनको क्या
एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। सो गाइज इसमें क्या आ रहा है कि अब देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो हमारे कॉलोनियल रूल में क्या होता था कि किसी भी इंसान को नहीं मिलता था। उससे पहले अगर होता भी था तो क्या था कि वहाँ पे मतलब थोड़ी टाइम के बाद अगर होने भी लगा तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को मौका ही नहीं दिया जाता था वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करने का, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। इसके जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल कि कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मैं ऊपर आपको एक बार टेबल पे लेके चलना चाहूँगी गाइस, टेबल ओके। सो गाइस अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 2009 के इलेक्शंस है। सो गाइस हम यहाँ देख रहे हैं कि 206 हमारे मेंबर्स हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है। ऑल्दो इसके बाद अगर हम बात करें 543 में से 206 निकालें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 300, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रही हूँ, 300 जो लोग हैं वो इनके खिलाफ भी हैं। तो इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, अभी थोड़े और भी होंगे इतना मुझे पता है। 300 अगर अप्रोक्सीमेट भी लिया जाए इसका मतलब कि कितने ज़्यादा लोग उनके खिलाफ हैं। नॉट ओनली इन दिस इलेक्शंस, अगर ऊपर वाले इलेक्शंस में भी जाएं तो भी 300 अगर इनके पास हैं तो अप्रोक्सीमेटली 300 और भी लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उनको चूज़ नहीं किया। और जैसे कि हम ना केवल इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी ले सकते हैं। हम कई बार कोई डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी गेम वी वांट टू प्ले, ठीक है, कोई भी मैं गेम खेलना चाहती हूँ, मैं मैदान ले लिया। सो हमारा जो हमारी क्लास में तो बहुत बार ऐसा होता है। सो हमने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैदान ले लिया। सो गाइस क्या हुआ, जो हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने बोला भैया तुम अपने अलग अलग टीम्स बना लो और उसके बाद बताइए। सो गाइस इस तरीके से आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए, आधे यहाँ चले गए एंड बाकी के यहाँ पे आ गए। सो गाइस जो ये वाला मेजोरिटी थी उसको तो टीचर ने चूज़ कर लिया, लेकिन उनको नहीं पता कि जो ये और ये बच्चे हैं वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उनको कौन सा गेम खेलना है। इसका मतलब है कि जो ये आधा पार्ट है उसको तो निराशा ही मिले ना, उसका तो रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं हुआ। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसी वजह से क्या होता है कि मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई ना कोई वहाँ पे मेंबर होता ही होता है। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो मेंबर है वो इलेक्ट किया जा सके, दैट द एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर, और ताकि वो दलित और आदिवासी को भी रिप्रेजेंट कर सके पार्लियामेंट में। वही रीजन है कि वहाँ पे रिजर्व किया जाता है। अब मुझे लगता है कि मैं शायद से गलत बोल रही थी यार, सही बोल रही थी, वैसे मैं अपनी शब्दों पे अभी तक स्थिर हूँ। सिमिलरली इट हैज़ more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। अब ऐसा बोला जा रहा है कि women के लिए भी एक रिजर्वेशन होनी चाहिए सीट्स की। अब रीज़न क्या है, क्योंकि women में देखा जाए तो यहाँ पे जैसे 60 अगो सिर्फ 4%, ठीक है, 4% जो महिलाएं थी उन्होंने ही भाग लिया था इलेक्शन में और मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, और अभी 10% मुझे लग रहा हो गया। सो गाइज अगर हम इतनी हाफ पॉपुलेशन, जैसे हमारा ये एक पूरा देश है, इसकी जो आधी जनसंख्या है वो महिलाएं हैं, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 4 या 10% तक ही जो महिलाएं हैं वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रही हैं। दैट इज़ अ वेरी मेजर इशू, और उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने चाहिए। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। So guys हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या हमारा इतना रिप्रेजेंटेटिव है। अब गाइस जिस तरीके से मैं बात करूँ वुमेन की, तो वुमेन को ही वोट देंगे, बट ऑन द अदर हैंड जिस तरीके से ये इतने लोग हैं, इतना आपने डिवाइड कर दिया, ये तो भैया जीत गए, ये भी तो हैं। अब ये दोनों की अपोजिशन बन गई, इसने अपने आप को यहाँ पे जोड़ दिया, इसने आपको यहाँ पे जोड़ दिया। तो गाइस यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब एक रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है, और शायद ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। सो गाइज वी कैन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अनरिजॉल्व है, जैसे पिछली बार जब सरकार बनी थी मोदी जी की, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बहुत प्रेफरेंस दिया था, और वो प्रॉब्लम आज दिन तक की वो सॉल्व नहीं हुई है। थोड़ा बहुत लोगों में जागरूकता है, लेकिन आज दिन तक वो पूरी तरह से वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं हुई है। तो वो फैक्ट है कि हम ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और उनके मतलब पूछा भी है, और वो हम लोग काम भी करें, लेकिन हमारी जो सोसाइटी की सोच है वो शायद इतनी अभी डेवलप नहीं हुई है। दैट कैन बी द रीज़न। ओके, व्हाई डू यू थिंक देयर आर so few women in the parliament discussed? So guys I think that there are very few women in the parliament because the male members in the society and the family most of the time do not allow women to go out of their houses, and approximately they have to just don't they cannot go outside and vote। and also हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको वोट करने का मौका भी नहीं मिलता है, और उनको खड़े होने का मौका भी नहीं मिलता है, और अगर कोई खड़ी हो भी जाती है तो जो उसका पति, बेटा, पिता कोई भी है तो वो उनकी जगह पे आके रूल करना स्टार्ट कर दे रहा है, इवन तो उनका नाम होता है, लेकिन मतलब चलती उनकी है जो भी है। सो गाइज वही था आज का वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट
about today's video. If you want a summary, then please do comment in the comment section. And till that, have a nice time, day and night to all of you. And अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. उसके बाद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक के साथ, एंड विद अ न्यू वीडियो. सो बाय बाय टिल दैट.